अक्सर कई बार क्रिमिनल पता नहीं क्या क्या तिकड़म लगाते हैं। अच्छा, एक हम लोग हमेशा अक्सर ये सोचते हैं कि ये जो क्रिमिनल होते हैं, ये टेररिस्ट होते हैं, कातिल होते हैं, डाकू होते हैं, ये कैसे होते होंगे। बचपन में मुझे भी ये सवाल कई बार परेशान करता था और फिर एक यही जवाब मिलता था कि पक्का कि हम लोग जैसे तो होंगे नहीं। तो अलग अलग जहन में हम लोग एक तस्वीर बना कर रखते हैं। कातिल इतना डरावना होगा, डाकू तो और भी खूंखार होंगे, और चोर बदमाश ये सब थोड़ा हम लोगों से अलग होंगे। लेकिन ये एक भ्रम होता है कि जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं, ये हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, बिल्कुल हमारे और आप जैसे। बस उनका काम करने का तरीका उनको अलग कर देता है, उन्हें हमारे ही बीच में रहने वाला दरिंदा खूंखार बना देता है। बट होते वो भी इंसान हैं, वो भी किसी ना किसी के कोख से जन्मे होते हैं। किसी का बेटा होता है, किसी की बेटी होती है, किसी का भाई बहन पति, मतलब सारे जो रिश्तेदारी है वो है, सारे सामाजिक जो बंधन है वो भी होते हैं, लेकिन अलग होते हैं। और जब क्राइम करते हैं तो वो कुछ यहाँ पे भी वही बात आती है, वो भी ऐसा है कि हमारे और आप जैसे ही सोचते हैं, देखते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे फिल्में हों, चाहे किताबें हों, क्राइम थ्रिलर हो, पढ़ते भी हैं। अब ये सब पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि यार कोई ऐसा क्राइम जो 100% फुल प्रूफ हो, जिसमें पकड़े ना जाए। ख़ासतौर पर अगर क्रिमिनल पढ़ा लिखा हो तो वो ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा देखेगा, और उससे कोई क्राइम करना हो तो प्लान करेगा कि ऐसा क्या क्या करूं कि मैं पकड़ा ना जाऊं। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूं कि एक जो कहानी है आज की, एक पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी है। उसे क्राइम करना था और उस क्राइम के लिए वो कई महीने से प्लान कर रहा था। प्लान ये नहीं कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, प्लान ये कि इस क्राइम को करने के बाद उसे बचना कैसे है, क्या क्या ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए। और इसी पे वो पूरा दिमाग लगाता है, फिल्में देखता है, क्राइम के शोज़ देखता है, क्राइम के नॉवल पढ़ता है, अनसॉल्व केसेस की भी स्टडी करता है कि आखिर ये अनसॉल्व आज तक क्यों है, इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से पुलिस मुजरिम तक नहीं पहुंच पाई। आज के दौर के हिसाब से भी जितनी जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से लेके आपके लोकेशन को ट्रेस करना, सब पे स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसे यकीन हो गया कि वो अब फुल प्रूफ क्राइम कर सकता है और पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है। 12 दिसंबर 2021, 12 दिसंबर, मुंबई के पास एक जगह है रायगढ़, महाराष्ट्र में, और रायगढ़ के पास एक जगह है माथेरान, एक छोटा मोटा आप ये समझिए कि टूरिस्ट प्लेस जैसा। तो माथेरान में बहुत सारे लॉज हैं जहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। इसी लॉज में 12 दिसंबर संडे का दिन था। एक कपल ठहरा हुआ था एक लॉज में, कमरे में। 11 दिसंबर को आया था, 12 दिसंबर की तारीख थी। सुबह जब हाउसकीपिंग या वहाँ के अटेंडेंट ने दरवाज़ा खटखटाया, कुछ आवाज़ नहीं आई। लॉज वालों को थोड़ा फिर लगा कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, वो लोग उतर के आ नहीं रहे, निकल कर आ नहीं रहे। मैनेजर तक बात गई, मैनेजर आता है, उसके बाद उसे भी कुछ डाउट होता है। मास्टर की से दरवाज़ा खोला जाता है, जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है अंदर कमरे में कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर वो कमरे में जब बारीकी से देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। कमरे में रखे बेड के नीचे एक लाश पड़ी थी। लाश एक लड़की की थी, और वो लड़की की क्यों थी और कैसे पता चला, क्योंकि उस लड़की, वो जो लाश थी, उसके जिस्म पे कोई भी कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल नग्न हालत में। हालांकि सर गायब था, मतलब धड़ से लेकर पैर तक लाश एक पीस में, लेकिन सर नहीं, और सर नहीं तो मतलब चेहरा नहीं। तो बिना चेहरे के एक लाश, लेकिन कपड़े थे नहीं, तो कुछ बनावट से पता चल गया कि एक लड़की की लाश है। फौरन पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है लॉज में, कमरे की तफ्तीश छानबीन करती है। कमरे के अंदर से कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता। पुलिस लाश को ध्यान से देखती है। लाश का चेहरा यानी सर गायब होने के साथ साथ उस लड़की के एक बाजू पे एक टैटू बना हुआ था, उसके थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी। पुलिस को बड़ा अजीब लगा जब उसने देखा कि उसकी बाहों को भी चाकू से खुरचा गया है, सिर्फ और सिर्फ उस टैटू को मिटाने के लिए। आजकल बहुत सारे ऐसे क्राइम के केसेस हुए हैं जिसमें लाश की पहचान नहीं हुई, सर गायब, लेकिन जिस्म पे कोई ना कोई टैटू का निशान, मरने वाला या मरने वाली का सुराग दे जाता था। तो यहाँ पर उस लड़की के बाजू पे एक टैटू, लेकिन उस टैटू को भी खुरच दिया गया। उसकी हल्की सी निशानियां रह गई, लेकिन उससे कोई पता नहीं चलता कि ये टैटू बना हुआ क्या था, कोई नाम था, कोई चित्र थी, क्या थी, कुछ पता नहीं। तो उसको देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि जो भी कातिल था उसका मकसद एक है, और वो ये कि इस लाश की शिनाख्त ना हो। और इसीलिए उसने न सिर्फ टैटू के निशान को मिटाया, बल्कि सर अपने साथ ले गया ताकि चेहरा न मिले।
अब एक ही उम्मीद थी कि लॉज में ये जो दोनों ठहरे थे ये कौन है, एंट्री तो हुई होगी। काउंटर पर जाते हैं, रजिस्टर को चेक करते हैं। जब रजिस्टर चेक करते हैं तो वहाँ पे 2 नाम मिलते हैं। पता चला कि ये लोग सैटरडे की दोपहर को यहाँ आए थे, दोपहर बाद, और जो रजिस्टर पे नाम था उसमें लिखा हुआ था अमजद खान और रुबीना बेगम, और दोनों ने अपना रिश्ता पति पत्नी लिखा था, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये दोनों वहाँ आए और रूम लिया। मुंबई का एक पता भी था, क्योंकि होटल में या गेस्ट हाउस में आप जाते हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ हालांकि देना पड़ता है, आजकल तो आधार कार्ड ज़्यादा चलता है, बट इन लोगों ने शायद आधार कार्ड नहीं दिया था, कुछ और दिखाया होगा। थोड़ी सी यहाँ पे लॉज वाले की लापरवाही भी थी कि उसने कोई पुख्ता आईडी प्रूफ नहीं लिया। तो नाम अमजद और रुबीना, मुंबई का एक पता। पुलिस की एक टीम को फ़ौरन, जो रायगढ़ की थी यहाँ की, मुंबई में उस पते पे कांटेक्ट करती है। वहाँ पे उस घर पे जो पता भेजा गया था वहाँ भेजा जाता है कि पता करो ये कौन है अमजद और रुबीना। जब उस पते पे पुलिस की टीम पहुँचती है तो पता चला कि यहाँ इस नाम का कोई रहता ही नहीं है, और उम्मीद यही थी, क्योंकि जो लाश की शिनाख्त छुपाना चाह रहा है वो पता कैसे सही लिख सकता है। तो अब वो पता फर्जी निकला। अब पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं है। उसे एक चुनौती मिली कि बिना सर के एक लाश है, उसको ढूंढना है, उसके चेहरे को जानना है, उसका नाम, पहचान, हुलिया पता करना है, क्योंकि टैटू तक कातिल छुपा कर चला गया और कोई सामान ही नहीं उस कमरे में। कई बार होता है कि मरने वाले या मरने वाली की पहचान उनके कपड़ों से भी हो जाती है। यहाँ कातिल इतना चालाक था कि उसने सारे कपड़े उतार लिए, और इसीलिए शुरू में मैंने आपसे कहा था कि लाश के ऊपर कोई कपड़े नहीं थे, वो बिल्कुल नंगी हालत में थी। तो कपड़े ले गया, चेहरा ले गया, साथ में टैटू के निशान को भी मिटा गया। अब एक धड़ समेत लाश पड़ी हुई और पुलिस को उसकी शिनाख्त करनी है। पुलिस ने अब यहाँ से जो आजकल एक चलन है, सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेने का फैसला किया। उसने लॉज के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। सीसीटीवी कैमरे में 2 चीज़ें दिखाई दी। एक में दिखाई दी कि एक महिला जो है, चेहरे पे मास्क है और वो लॉज में एंट्री कर रही है, और एक लड़का है, उसका भी चेहरा ढका हुआ है, छुपा हुआ है, और वो भी एक बैग लेकर एंट्री कर रहा है। लेकिन इन तस्वीरों से शिनाख्त नहीं हुई, न लड़के की न लड़की की, लेकिन टाइमिंग को देख के लगा कि ये वही दोनों हैं। फिर उसके बाद एक और सीसीटीवी खंगाला गया तो देखा कि रविवार की सुबह सुबह, बेहद अर्ली मॉर्निंग, 3-4 बल्कि 5 बजे के आसपास, इसी लॉज की तरफ से एक लड़का अपने पीठ पे एक बैग को लाद कर बड़ी तेजी से जा रहा है, और वो उस लॉज से बाहर निकल रहा है। टाइमिंग फिर यही थी, लगा कि ये वही लड़का है, और इसको जाकर जिस तेजी से वो जा रहा था और जिस घबराहट उसकी चाल से पता चल रही थी, उससे लग गया था कि कत्ल शनिवार की रात, सैटरडे की रात और संडे की अर्ली मॉर्निंग के बीच में हुआ है, और ये लड़का वहाँ से निकल रहा है। तो अब 2 सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें मिली, लेकिन कोरोना की वजह से मास्क चेहरे पे तो पहचानना मुश्किल, कोई क्लू मिल नहीं रहा, कोई गाड़ी थी नहीं, वो पैदल था तो गाड़ी का नंबर भी ट्रेस नहीं कर सकते थे और आप पता कर सकते थे। तो अब दोनों चीज़ें हो गई, लेकिन हाथ अब भी खाली। अब क्या करें? पुलिस ने कहा कि चलो अब लॉज के आगे चलते हैं, और लॉज के आगे आसपास के एरिया के कुछ सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं, जहाँ से इन तस्वीरों की कड़ियाँ कहीं जुड़ती हों। दर्जनों सीसीटीवी फुटेज देखे गए आसपास के इलाके के। उन्हीं दर्जनों में से एक कैमरे में पुलिस को वही लड़का पीठ पे बैग लादकर एक दूसरे इलाके में जाते हुए दिखता है। अब जिस रास्ते से वो गुजर रहा था और जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा था, वो रास्ता सुनसान रास्ता था। वहाँ पे ना कोई ऐसा, मतलब ना होटल था, ना मॉल था, ना कोई बस्ती थी, सन्नाटा वाला इलाका था। सीसीटीवी में वो सन्नाटे वाले रास्ते पे वो लड़का जाता दिखाई देता है, पीछे बैग, और फिर वो कैमरे से बाहर निकल जाता है। अब पुलिस को लगा कि ये इस तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ना उधर बस स्टॉप है, ना रेलवे स्टेशन है, वह कहीं और जाने का कोई जरिया भी नहीं है, और कोई होटल भी नहीं है, कोई रेस्तरां भी नहीं है। तो लगा कि शायद पुलिस को कि ये जो सर गायब है, इसी सन्नाटे वाले रास्ते में कहीं उसने डम किया हो, कहीं छुपाया हो। तो इस एक सीसीटीवी और उस सन्नाटे वाले रास्ते के सहारे पुलिस ने उस इलाके को छानने का फैसला किया। पुलिस की कई टीमें एक साथ अब उस रास्ते पे चल पड़ी। आसपास वो सारी चीज़ें देखते जा रहे थे, कुछ अनोखा दिखाई दे तो वो पकड़े। ढूंढते ढूंढते अचानक उन्हें, चूँकि सड़क किनारे उबड़ खाबड़ रास्ते, और एक उन्हें बहुत गहरी खाई दिखाई दी, करीब 250 फीट गहरी थी। ऊपर से उन्होंने देखा, उस खाई के अंदर उन्हें एक पॉलीथिन जैसा कुछ काला पॉलीथिन था, वो पड़ा हुआ दिखाई दिया। पुलिस को लगा कि इस पॉलीथिन में भी कुछ हो सकता है। अब उस 250 फुट की खाई से उस पॉलीथिन को निकालना था, उसके लिए भी मशक्कत की गई। पॉलीथिन के करीब जब पुलिस वाले पहुंचे तभी लग गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पॉलीथिन के आसपास खून के धब्बे थे, और जहाँ पे ये पॉलीथिन पड़ा था वहाँ पे भी कुछ खून की बूंदें थी। खैर, पॉलीथिन को ऊपर लाया गया, खोला गया,
उसमें एक लड़की का सर था। अब ये क्लियर हो गया था कि ये सर बहुत मुमकिन है उसी लड़की का हो जिसका धड़ लॉज से मिला है। उसी पॉलिथीन के पास लड़की का पर्स भी मिला, और जब वो पर्स मिला तो उसमें एक डॉक्टर की पर्ची मिली, लड़की का नाम भी था, ये शायद अपने कुछ इलाज कराने गई थी, और वो जो पर्ची थी वो गोरेगांव की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की गोरेगांव के इलाके की रहने वाली थी। अब ये दो चीज़ें मिली। अब इसके बाद आगे की पुलिस ने तफ्तीश शुरू की गोरेगांव में इस लड़की। इस दौरान में एक और चीज़ मिली, लॉज से पता चला कि उसने पेमेंट कैसे किया था, कैश या कार्ड। तो पता चला कि वो लड़की के कार्ड से पेमेंट किया गया था। अब जब कार्ड से किया गया तो कार्ड के जरिए वो नाम और पता और मिल गया। अब पुलिस की टीम पहुंची, तो जब वहां पहुंची तो पता चल गया कि हाँ, यहाँ एक लड़की थी जिसका नाम था पूनम पॉल, और वो अपने पति के साथ गई थी। तो पता किया गया कि उसका पति कौन है, तो पति का नाम पता चला राम सिलोचन पाल, और ये मुंबई के ही पास बेलापुर में एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। अब पुलिस राम सिलोचन पाल के घर पहुंचती है। उसकी पत्नी अलग रहती थी और ये अलग, क्यों ये आगे बताऊंगा। वहां पहुंचती है, वो पुलिस को देख के हैरान होता है। पुलिस वाले से पूछता आप यहां कैसे। इस दौरान में उसके पास पहुंचने से पहले जब वो इस पूनम पाल के घर गई और पता चला कि उसका पति राम सिलोचन पाल है, पुलिस ने उसके घर वालों से राम सिलोचन का मोबाइल नंबर लिया और उसको ट्रैक करना शुरू किया और उसकी सारी हिस्ट्री निकालनी शुरू की। एक अजीब चीज़ पता चली। पता ये कि सैटरडे दोपहर 12 बजे से लेकर संडे की सुबह 10 बजे तक राम सिलोचन का मोबाइल स्विच ऑफ था, और आखिरी लोकेशन उसका उसके घर के पास ही दिखा रहा था, बेलापुर में, जहां मुंबई में वो रहता था। तो जब मोबाइल बंद हुआ तो वो उसका घर था, और इसके बाद जब मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल घर में ही है, तो दूसरा कोई लोकेशन इस जहाँ पे वो लॉज में रहा था वहाँ आ नहीं सकता था। तो पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी कि आज के दौर में कोई 24 घंटे तक अपना मोबाइल कम से कम बंद करके नहीं रह सकता। वो भी खासतौर पे जो आईटी सेक्टर में काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको 10 काम होंगे, 10 लोगों से बात करनी होगी। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए तो लोग परेशान हो उठते हैं, और यहाँ मोबाइल स्विच ऑफ है। फिर और पता किया गया कि इसके पिछला रिकॉर्ड की कई लोगों की फितरत होती है, ये आदत में शुमार होता है कि संडे है, छुट्टी है, आज कोई बात नहीं करेंगे, मोबाइल बंद, सिर्फ फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे। ऐसे कई लोग होते हैं। तो उसका भी पुराना खंगाला गया कि भाई पहले भी कभी ऐसा था कि 24-24 घंटे इसने मोबाइल पे कोई बात नहीं की, ना इनकमिंग कॉल ना आउटगोइंग कॉल। पता चला कभी इससे पहले नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है कि जब 11 से 12 दिसंबर के बीच इसका मोबाइल बंद था। यहाँ से पुलिस का दिमाग घूमा। उसके बाद पुलिस उसके पास पहुँची, अपनी थोड़ी सी पुलिस ने सख्ती दिखाई। पहले तो वो नानुकुर करता रहा, और फिर उसने पूरी कहानी उगली। राम सिलोचन और पूनम पाल ये दोनों यूपी के रहने वाले थे बेसिकली। नौकरी लग गई तो राम सिलोचन पहुंच गया मुंबई। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी, और ये मैरिज जो हुई थी ये इसी साल मई में हुई थी। मतलब इस शादी को 7 महीने भी नहीं हुए, और दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई। पूनम पाल के घर वाले भी मुंबई में थे, राम सिलोचन के भी मुंबई में थे। लेकिन एक यूपी बिहार में हमारे यहाँ कल्चर है, शादी के बाद गौना का मतलब होता है एक ऑफिशियली विदाई। तो वो गौना नहीं हुआ था पूनम का, इसीलिए वो मुंबई में अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। पति भी रहता था, लेकिन वो पति के साथ घर पे नहीं रहती थी। हाँ, छुट्टी के दिन ये दोनों घूमने बाहर जरूर जाते थे, लेकिन अभी तक दोनों ने एक साथ घर नहीं बसाया था, क्योंकि जब तक गौना नहीं हो जाता तब तक वो लड़की जाती नहीं। तो दोनों वहीं। अब राम सिलोचन से पूछा गया कि ये सब कुछ क्या, तब राम सिलोचन ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया था, क्योंकि उसने करीब कई महीने से एक रिसर्च कर रहा था कि मुझे एक परफेक्ट मर्डर करना है, और मैं पकड़ा ना जाऊं तो क्या क्या चीज़ें करूं। बोला मीडिया में, क्राइम शोज़, बाकी चीज़ों में देखता हूं, तो उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, उनसे मैंने सारी जानकारी हासिल की। फिर मैंने बेसिक सारी जानकारी लेने के बाद प्लान बनाया। बोला सबसे पहले मैंने गलत नाम से कमरा बुक कराया ताकि मेरी आइडेंटिटी कहीं लीक ही ना हो। लॉज में अपना पता भी गलत लिखाया, और वहां अपने कोई भी आईडी प्रूफ या पहचान पत्र असली दिया ही नहीं। सीसीटीवी कैमरे से बचना था, क्योंकि उसे मालूम था आजकल हर गली नुक्कड़ सब जगह पे कैमरा होता है। उसने कहा उसने ऐसे मास्क का इस्तेमाल किया था जिससे आंखों के अलावा कुछ और दिखाई न दे, पूरा चेहरा कवर हो जाए। आजकल लोगों को डाउट भी नहीं होता, लोग यही समझते हैं कि ये कोरोना को लेकर ज़्यादा एहतियात बरत रहा है। कई लोग डबल मास्क पहनते हैं।
तो सीसीटीवी बचने के लिए उसने मास्क का इस्तेमाल किया और अपनी बीवी को भी उसने इसी तरीके का मास्क पहनाया, ये कहकर कि देखो बाहर निकल रहे हैं, ओमिक्रॉन और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं तो खतरा है। बोला कत्ल करने के बाद सर को अलग करना था ताकि आइडेंटिटी ना हो, और इसलिए सर काट दिया। बोला कई ऐसी कहानियां पढ़ी थी जिसमें टैटू की वजह से मरने वाले या मरने वाले की शिनाख्त हो गई। तो पूनम के ऊपर भी एक टैटू था बाजू में, मैंने चाकू से उसको खुरच कर मिटा दिया ताकि उस टैटू से पुलिस उस तक न पहुंच सके या उसके घर तक न पहुंच सके कि ये कौन है। बोला उसके जिस्म से मारने के बाद सारे कपड़े इसलिए उतार लिए ताकि कपड़ों से उसकी शिनाख्त ना हो, यहां तक कि उसके पर्स, उसकी बिलोंगिंग्स, उसके मोबाइल, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात उसने कहा जिससे पुलिस आसानी से ट्रेस करती है, मोबाइल फ़ोन जो एक बॉम्ब की तरह है। उसने कहा कि घर से निकलने से पहले मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया, मुझे ये भी पता है कि मोबाइल स्विच ऑफ करके भी ले जाऊंगा तो लोकेशन कहीं ना कहीं से ट्रेस होता है, तो मैंने घर पे ही मोबाइल रखा ताकि आखिरी वक्त तक यही हो कि मैं इतने देर तक, इतने घंटे से इतने घंटे तक घर पे ही था और मोबाइल मेरा घर पे था। पुलिस का कहना था कि उसने लगभग 80 to 90% सही कदम उठाए थे अपने इस क्राइम को परफेक्ट क्राइम बनाने के लिए, लेकिन कुछ गलतियां उससे हुई। पहली, उसने लॉज और उसके आसपास तो देखा, सीसीटीवी कैमरे से बचने के उपाय किए, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि आजकल दूर दराज की बाकी जगहों पे भी कैमरे पीछा करते हैं और किसी एक कैमरे में भी अगर आप कैद हो गए तो फिर वहाँ से आगे का रास्ता आसानी से मिल जाता है। तो कैमरे ने काम कर दिया एक तो उसका। दूसरा, जिस चीज़ से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया, कायदे से उसी चीज़ ने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक पैदा किया और उसको पकड़वाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। मोबाइल स्विच ऑफ, उसने अच्छा सोचा था कि मोबाइल स्विच ऑफ करने से मेरा लोकेशन पता नहीं चलेगा, लेकिन एक गलती ये की कि इससे पहले उसने कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया था। आधा एक घंटे के लिए हुआ होगा, बैटरी ख़त्म होगी, लेकिन लगभग 16 से 20 या 24 घंटे तक मोबाइल स्विच ऑफ कभी नहीं रहा। तो उसने उस पर ये रिसर्च नहीं किया, और यही वजह है कि जो शख्स जिसने ज़िंदगी में कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया, जिसने कभी ऐसा दिन है कि जब बात नहीं की और जब इंसिडेंट हो रहा है, वारदात हो रही है, तो वो 20-24 घंटे मोबाइल उसका बंद है। तो जिस चीज़ को उसने कानून से बचने के लिए उसका हथियार बनाया मोबाइल को, वही चीज़ उसके लिए उल्टा पड़ गया और मोबाइल बंद करना भारी पड़ गया, शक पैदा कर गया। तो इन चीज़ों ने आखिरकार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक फुल प्रूफ, एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता था, उसका सपना अधूरा रह गया। अब सवाल ये था कि घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी हुई, दोनों खुश थे, मुंबई में थे, मिलते जुलते थे, संडे को गौना होने वाला था, फिर साथ में ही रहते। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि शादी के सिर्फ 7 महीने के अंदर अंदर उसने अपनी पत्नी को इस बेदर्दी से मारा कि उसका सर भी काटा। तब उसने पुलिस को बताया कि जब मुंबई आए सब कुछ ठीक था, उसे कोई वो गिला नहीं था, अपनी बीवी को पाकर वो खुश भी था, लेकिन बोला मुंबई घूमने के दौरान उसे बीवी पे शक हुआ। उसे लगा कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा खुले मिजाज की है। तो बोला धीरे धीरे उसके अंदर ये शक पैदा होता गया कि ये लड़कों से बहुत आसानी से बात कर लेती है, खुल के बात कर लेती है, किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर लेती है। तो वो सोचता रहा कि ये क्या है, इसकी कहीं चाल चलन ठीक है कि नहीं है। उसने बोला एक दिन बड़े अच्छे माहौल में फिर कुरेदने के लिए उसने उससे पूछा कि बताओ शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? उसने बोला हाँ था, हम अच्छे दोस्त थे। लेकिन उसने कहा कि मुझे लगा कि ये सिर्फ बात दोस्ती तक नहीं थी। उसका आज़ाद ख्याल, उसकी आज़ाद सोच, लड़कों से बात करना, उसके दिल में ये शक घर कर गया कि उसकी बीवी ठीक नहीं है, और इस शक की वजह से उसने फैसला कर लिया कि वो उसे मार डालेगा, और इसीलिए उसने उसका कत्ल किया। और कत्ल से पहले रिसर्च किया कि कानून उस तक ना पहुँचे, लेकिन दोनों ही चीज़ों में वो मार खा गया। उसकी जो वाइफ थी, यूपी की रहने वाली, वो एक अच्छे मिजाज की लड़की थी, लोगों से अच्छे से बात करती थी, दोस्ती करना शौक़ था, लेकिन हर दोस्ती में एक ही चीज़ नहीं होती, ये उसका पति समझ नहीं पाया, और उसने उसके अच्छे व्यवहार को एक शक के ऐसे घेरे में कैद किया कि जहाँ वो सिर्फ बुरा सोच रहा था। और इस वजह से एक की तो जान गई, और दूसरा एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब कातिल का उसके ऊपर तमगा लग गया है और अब वो हमेशा जेल में रहेगा। तो ये थी एक अजीब कहानी ऐसे कातिल की जो परफेक्ट मर्डर करने चला था, और कत्ल की वजह भी ऐसी उसकी कि सिर्फ शक के बिना पे उसने मार दिया। उसने लास्ट तक पुलिस ने पूछा भी कोई ऐसा सबूत जिससे लगे कि तुम्हारी पत्नी आज़ाद ख्याल की थी तो बुरी थी, उसके पास कोई सबूत नहीं था।
ना मोबाइल पे, ना व्हाट्सअप पे, ना किसी कोई ऐसा दोस्त मिला, ना उसके दोस्त ने कोई ऐसी जानकारी दी। सिर्फ शक की वजह से उसने एक बेगुनाह को मार डाला। तो आज कहानी में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक करने के कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो की पूरा क्रेडिट शाम ताहिर खान सर जी को जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उनके अपने बीवी को ही शक के निगाहों में आके कत्ल कर दिया। दोस्तों, कभी भी हमें किसी के ऊपर शक के निगाहों पे आके किसी को जज नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर कोई गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। और उनके ऐसे कत्ल करके क्या ही फ़ायदा है। अब वो जेल में है और उसके बीवी की कत्ल हो गई, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लिया उसने। तो दोस्तों, हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए और क्राइम से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो